जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रेड क्लासेस की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बात चल रही थी मुगल साम्राज्य। इससे पहले मुगल साम्राज्य में बाबर और जहांगीर के ऊपर बात कर ली थी। जहांगीर ने हुमायूं के लिए परास्त करके सूर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ से सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनको आज ही इस वीडियो में फिनिश कर देंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एग्जाम को नज़रिए रखते हुए टू द पॉइंट बात करेंगे, कुछ अलग से नहीं बताएंगे आपको। जो जो इम्पोर्टेंट है उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं हुमायूं की बात। तो सूर साम्राज्य स्थापित होता है कब से कब तक? तो 1540 से लेकर 1555 तक। ये टाइम पीरियड याद रखोगे। 15 साल ही सिर्फ इतिहास में सूर साम्राज्य का शासन रहता है। अगर बात की जाए कि सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने की थी। और सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसने 1540 से लेकर के 1545 तक शासन किया। बात की जाए जो शेरशाह सूरी था वह कौन सी जाति का था? तो ये अफगान था। कौन था? अफगानी मुसलमान था। और बात की जाए किसका मूल नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद था। क्या था दोस्तों? इसका मूल नाम फरीद था। इसका जो नाम शेरशाह सूरी है वह जो बंगाल के शासक रहते हैं बहार खां लोहानी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इसने शेर का निहत्थे ही शिकार किया था। तो उस टाइम पे इसने शेर खां की उपाधि ली थी। ठीक है, शेर खां की उपाधि दी थी बहार खां लोहानी ने। लेकिन जैसे ही आए 1540 में कन्नौज का युद्ध जीतता है तो फिर शेर शाह की उपाधि धारण करता है। तो ये यहाँ पे याद रखोगे कि शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो फरीद था। उसने निहत्थे ही शेर का शिकार किया था, जिसके कारण उसको बहार खां लोहानी ने शेर खां, और कन्नौज युद्ध जीतने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद बात करें कि इसने 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ में युद्ध में भाग लिया था। और इसका एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मोटिवेट करने वाला है कि इतना साहसी व्यक्ति और अपने आप में विश्वास रखने वाला होना चाहिए हर एक किसी को। क्योंकि आप उसका स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा यह 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है बाबर के साथ में, और क्या कहता है? यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं शीघ्र ही मुगलों के भारत से बाहर कर दूंगा। और वह ऐसा करता भी है। चौसा के युद्ध में 1539 हुमायूं को पराजित करता है, लेकिन हुमायूं उस टाइम पे भाग जाता है। फिर उसके जस्ट एक साल बाद बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को यह द्वारा पराजित करता है, और हुमायूं राणा बिरसाल के महल में अपने पत्नी को छोड़ करके यह जो ईरान के शासक रहते हैं शाह हुसैन मिर्जा की मदद से ईरान पहुंचता है। तो इतना साहसी होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो जैसा कि इसने किया भी था। और जो शेरशाह सूरी है इसने 21 वर्षों तक सासाराम में जागीर का प्रबंध किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह ने जागीर का प्रबंध कहाँ पर किया था? तो सासाराम बिहार में किया था। और कितने वर्षों तक किया था? तो 21 वर्षों तक किया था। जो शेरशाह सूरी है यह इतिहास में अपने प्रशासन प्रबंध के लिए विख्यात है, इसलिए इसको अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। तो अकबर का पूर्वगामी शासक किसके लिए कहा जाता है? शेरशाह सूरी के लिए कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो यह अपने प्रशासन प्रबंध के लिए विख्यात था। इसके बाद बात करते हैं इसके विजय अभियानों की। इसने कौन कौन से विजय अभियान किए? तो शेरशाह सूरी के विजय अभियान महत्वपूर्ण रहेंगे। उसमें सबसे पहले रायसेन विजय। रायसेन जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। तो इसने रायसेन विजय कब की थी? 1543 में की थी। 1543 में शेरशाह सूरी रायसेन के तत्कालीन राजा पूरनमल को परास्त करता है। लेकिन जो रायसेन विजय है वह इसके चरित्र पर कलंक मानी जाती है। तो शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक कौन सी विजय मानी जाती है? रायसेन विजय मानी जाती है। इसने यह विजय कब की थी? तो 1543 में की थी। किसको पराजित करके की थी? तो पूरनमल को पराजित करके की थी। इसके बाद नेक्स्ट इसका अभियान है जोधपुर अभियान, या जिसके लिए सैमल की लड़ाई भी बोला जाता है। जोधपुर अभियान या सैमल की लड़ाई इसने कब की थी? तो 1544 में यह मालदेव को पराजित करता है। और इसका परिणाम क्या रहता है? पराजित तो करता है लेकिन छल और फरेब के द्वारा। छल और फरेब के द्वारा शेरशाह ने मालदेव को पराजित किया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि शेरशाह सूरी ने किस शासक को छल तथा फरेब के द्वारा पराजित किया था? तो जो जोधपुर की शासक थे कौन? मालदेव। मालदेव को यह छल तथा फरेब के द्वारा पराजित करता है कब? 1544 में।
शेरशाह का इसमें एक स्टेटमेंट आता है जो इम्पोर्टेंट है। इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता। तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता, या किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। और किस संबंध में कहा था? तो सैमल की लड़ाई या जोधपुर अभियान में मालदेव के विरुद्ध कहा था। इसके बाद कालिंजर विजय, जो कि इसकी अंतिम विजय थी और इसी में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1545 में करता है। जो चंदेल शासक रहते हैं कीर्ति सिंह के विरुद्ध करता है। परिणाम शेरशाह की विजय तो होती है, लेकिन इसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो ये भी आप याद रखोगे। और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो जब इसका उक्का नाम का अग्नियास्त्र चल रहा था, तो ये भी आप याद रखोगे। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में हुई थी। कौन से अभियान के दौरान हुई थी? तो कालिंजर विजय के दौरान हुई थी। किस शासक को पराजित करने के दौरान हुई थी? तो कीर्ति सिंह, जो कि चंदेल शासक थे, इनको पराजित करने के दौरान हुई थी। अब यह इतिहास में अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए विख्यात है, जिसमें इसके प्रमुख सुधारों में बात करें तो मुद्रा संबंधी सुधार। तो पूछा जाता है कि चांदी का एक सिक्का रुपया चलाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। वह कितनी ग्रैन का था? तो 180 ग्रैन का था, जो कि 1835 तक चलता रहा था। तो इतिहास में रुपया नाम की मुद्रा किसने चलाई थी? शेरशाह सूरी ने चलाई थी। कितने ग्रैन की थी? तो 180 ग्रैन की थी। किस धातु की बनी हुई थी? तो चांदी की बनी हुई थी। कब तक चलती रही? तो ब्रिटिश काल के दौरान 1835 तक चलती रही। उसने 322 ग्रैन एक तांबे का सिक्का चलाया था, जो कि दाम था। तो दाम का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और शेरशाह के टाइम पीरियड के दौरान जो 1 रुपया है वह 64 दाम के बराबर होता था। तो ये भी आप याद रखोगे कि शेरशाह सूरी या सूर साम्राज्य में 1 रुपया कितने दाम के बराबर होता था? तो 64 दाम के बराबर होता था। दाम क्या था? तो एक 322 ग्रैन का तांबे का सिक्का था। इसके बाद बात करें इसके निर्माण कार्यों की, तो शेरशाह सूरी इतिहास में सराय निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास में कौन सा शासक है जो सराय निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी है। इसने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। कितनी सरायों का निर्माण करवाया था? 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। और दिल्ली के पुराने किले का निर्माता, तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माता कौन था? शेरशाह सूरी था। और इसने दिल्ली की जो किला कोहिनूर मस्जिद है उसका निर्माण भी करवाया था। तो दिल्ली की किला कोहिनूर मस्जिद, पुराने किले और आधुनिक पटना शहर का स्थापना करता कौन था? तो शेरशाह सूरी था। इतिहास में सराय निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो शेरशाह सूरी था। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, इवन यूपीएससी से लेकर हर एक एग्जाम में आया हुआ है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यह कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक जाती है। अब बात करते हैं शेरशाह का मकबरा, जो कि इसने अपने जीते जी बनवाया था। तो ये भी आप याद रखोगे कि इसका मकबरा कहाँ पर पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण शासक हैं इतिहास में। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, जो कि उसने स्वयं बनवाया था। और मैंने आपको बताया था कि जब यह कालिंजर अभियान कर रहा था कीर्ति सिंह के विरुद्ध, तो उसकी मृत्यु के दौरान उसका कौन से नाम का आग्नेयास्त्र चल रहा था? तो उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चल रहा था। ये भी फैक्ट आप याद रखोगे। इसके बाद शेरशाह ने सरकार नामक प्रशासनिक इकाई का गठन किया था। तो इतिहास में कौन सा वह शासक है जिसने सरकार नामक प्रशासनिक इकाई का गठन किया था? तो वह शेरशाह सूरी था। अब बात करते हैं इसके भू सुधार संबंधी में। तो इसने भू सुधारों में भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी, जो कि लोधी वंश का शासक था, सिकंदर लोधी के द्वारा अपनाया गया था, तो इसको इसने भी हूबहू अपनाया था और इसका प्रयोग किया था, जो कि कितने अंगुल का होता था? 32 अंगुल का होता था। 32 अंगुल। तो गज सिकंदरी कितने अंगुल का होता था? 32 अंगुल का होता था, या यूं कहें कि 3/4 मीटर। शेरशाह की जो कृषि व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी? तो रैयतवाड़ी प्रकार की थी। इंपोर्टेंट है कि शेरशाह सूरी ने किस प्रकार की कृषि व्यवस्था को अपनाया था? तो रैयतवाड़ी प्रकार की कृषि व्यवस्था को अपनाया था। इसने कृषि के संबंध में पट्टा और कबूलियत प्रथा का आरंभ किया था। तो इतिहास में कौन सा शासक है जिसने कृषि के संबंध में पट्टा और कबूलियत प्रथा का आरंभ किया था? तो वह शेरशाह सूरी था। पट्टा और कबूलियत प्रथा का संबंध किससे है? तो कृषि से है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए दिमाग में थिंकिंग बनाते जाना कि एग्जामिनर आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है। तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।
अब बात करें कि पट्टा और कबूलियत क्या थे, तो पट्टे में जमीन का प्रकार होता था कि वह किस प्रकार की जमीन है, और कबूलियत में स्वामी का नाम होता था और उससे यह कबूलियत करवा लिया जाता था, स्पष्ट करवा लिया जाता था कि जो संबंधित किसान है वह कितना राजस्व देगा। तो पट्टा और कबूलियत प्रथा आप समझ गए। इसके बाद जो शेरशाह का उत्तराधिकारी था वह इस्लाम शाह सूर था, इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। और जो इसका अंतिम शासक हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है किसी वंश का इतिहास में, अंतिम शासक तो सिकंदर शाह सूर था, जिसे सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पराजित करके पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में किसे पराजित किया था, सिकंदर शाह सूर को पराजित किया था, जो कि सूरवंश का अंतिम शासक था, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं द्वारा पराजित हुआ था। ये था दोस्तों आपका सूर साम्राज्य। अब सूर साम्राज्य के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाबर के बाद हुमायूं ने अपना पुनः राज्य स्थापित कर दिया है। तो अब हुमायूं का जो पुत्र है वह कौन है, अकबर है। तो अब अकबर शासक बनेगा। तो अब अकबर पर बात करते हैं, क्योंकि हुमायूं और अकबर के बीच में 15 वर्षों के लिए कौन सा शासक स्थापित हो गया था, शेरशाह सूरी का सूर साम्राज्य स्थापित हो गया था, सूर साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो इसको जिस पर मैंने बात कर ली है, अब बात करते हैं अकबर पर। तो चलते हैं अकबर। तो अकबर इनका शासन काल है, जो टाइम पीरियड है वो आप याद रखोगे। अकबर ने 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया था। इनका मूल नाम इम्पोर्टेंट रहेगा, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका मूल नाम था। अगर बात की जाए कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया था जब हुमायूं को पढ़ा रहा था कि इसका जन्म कब हुआ था, तो 14 अक्टूबर 1542 को अमरकोट दुर्ग पाकिस्तान में राणा वृषाल के महल में हुआ था। अगर बात कर लें तो इनकी मृत्यु की बात यहीं पर कर लेते हैं। तो अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। कहाँ पर होती है, तो आगरा में होती है। बात करें कि इसकी माँ का नाम क्या था, तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था, हमीदा बानो बेगम। राज्याभिषेक, तो अकबर का राज्याभिषेक कलान और पंजाब में होता है। कब होता है, तो फरवरी 1556 में होता है। ये सन याद रखना, महत्वपूर्ण रहेंगे। जब इसका राज तिलक हो रहा था तो इसकी आयु कितनी थी, तो 13.5 वर्ष थी। और उस टाइम पे अकबर का संरक्षक को नियुक्त किया गया था, तो बैरम खां को नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं, जब इसकी आयु 13.5 वर्ष थी तो तब इतना समझदार नहीं था। तो उस टाइम पे इस पे बैरम माँ और उसकी माँ महामंगा और जो हरम की अन्य महिलाएं थीं उनका प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा था, जिसके लिए पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। तो ये सन यहाँ पर गलत मेंशन किया हुआ है। पेटीकोट शासन 1556 से लेके 1560 तक माना जाता है। 1556 से लेके 1560 तक पेटीकोट शासन माना जाता है। पेटीकोट शासन किसे कहते हैं कि अकबर की आयु कम थी, 13.5 वर्ष थी, तो उसको उतना समझ नहीं थी। तो उस टाइम पे अकबर पर बैरम खां जो कि उसका संरक्षक था, उसकी धाय माँ महामंगा और जो हरम की अन्य महिलाएं थी उनका प्रभाव इस टाइम पे अकबर पर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण इसको पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। पेटीकोट शासन कब से कब तक, तो 1556 से लेकर 1560 तक। अब बात करते हैं अकबर के विजय अभियानों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो एक एक करके इनको देखते जाना। हैंड राइटिंग नोट्स से हैं तो बनाते जाना। अगर PDF लेना चाहते हो आप, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आपको PDF आसानी से मिल जाएगा। इसके विजय अभियानों की बात करते हैं, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा था, तो 21 अप्रैल 1526 को इसके पूर्वज बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। जो पानीपत के तीनों युद्ध हैं, चाहे पानीपत का प्रथम युद्ध हो, पानीपत का दूसरा युद्ध हो और पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, ये तीनों ही अति महत्वपूर्ण हैं और वित्त महत्व शायद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को जो अकबर का संरक्षक रहता है अकबर का संरक्षक रहता है कौन, बैरम खां और जो आदिल शाह सूर का वजीर रहता है कौन, हेमू। इन दोनों के बीच में होता है, जिसमें बैरम खां हेमू को पराजित करता है। और इसका महत्व अति महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि इस युद्ध के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूर्ण किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में जैसे ही बैरम खां हेमू को पराजित करता है, वैसे ही अब मुगल साम्राज्य की जड़ें भारत में मजबूत हो गई। ठीक है। बात करें कि जो हेमू कौन था, तो यह
आदिल शाह सूर का वजीर था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। तो ये भी आप याद रखोगे कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक जो कि हिंदू था वह कौन था? हेमू था। इसके बाद इसका दूसरा अभियान मालवा विजय, जो कि यह 1562 में मालवा के तत्कालीन राजा बाज बहादुर को पराजित करने के लिए अकबर किसे भेजता है? आदम खां को भेजता है। तो जो बाज बहादुर रहता है वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अकबर उसे अपने मनसबदारों में शामिल कर लेता है। तो मालवा विजय के लिए अकबर ने किसे भेजा था? आदम खां के लिए भेजा था। और किसके विरुद्ध भेजा था? तो बाज बहादुर के विरुद्ध भेजा था। कब भेजा था? तो 1562 में भेजा था। और इसका नतीजा क्या रहा था? तो बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर ने उसे अपने मनसबदारों में शामिल कर लिया था। इसके बाद मेड़ता अभियान, जो कि अकबर 1562 में करता है और इसमें यह जो मेड़ता के राजा रहते हैं जयमल, जयमल को पराजित करता है। गोंडवाना या गढ़कटंगा विजय अति महत्वपूर्ण है। यह कब करता है? तो यह 1564 में अकबर के नेतृत्व में आसफ खां जाता है किसे पराजित करने के लिए? तो रानी दुर्गावती के लिए पराजित करने के लिए जाता है। और इसका परिणाम क्या रहता है? तो इसमें भी अकबर की विजय होती है। जो महारानी दुर्गावती थी यह पराजित होने पर आत्महत्या कर लेती हैं, जो कि जो गोंडवाना के शासक थे नवबालिक राजकुमार, कौन? वीर नारायण सिंह। यह वीर नारायण सिंह की संरक्षिका थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासक थी? गढ़कटंगा या गोंडवाना की शासिका थी और यह किसकी संरक्षिका नियुक्त की गई थी? तो यह अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका थी। इसके बाद चित्तौड़ अभियान, तो चित्तौड़ विजय अकबर ने 1567 में स्वयं की थी। अकबर और महाराणा उदय सिंह के बीच में होती है, जिसमें जो उदय सिंह के दो सैनिक रहते हैं, कौन? जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हैं और मारे जाते हैं, लेकिन अकबर इनकी वीरता को देखते हुए इनसे इतना प्रभावित होता है कि इन दोनों की मूर्तियां कहाँ पर बनवाता है? तो आगरे के किले में बनवाता है। तो ये भी प्रश्न आप याद रखोगे कि अकबर ने जयमल और पत्ता की मूर्तियां हैं वह कहाँ पर बनवाई थी? तो आगरे के किले में बनवाई थी। जयमल और पत्ता कौन थे? तो उदय सिंह के दो सैनिक थे। किस अभियान के दौरान जयमल और पत्ता का अकबर ने कड़ा संघर्ष देखा था? तो चित्तौड़ विजय के दौरान देखा था। चित्तौड़ विजय पर अकबर स्वयं गया था। कब गया था? तो 1567 में गया था। और जो चित्तौड़ विजय है यह अकबर के चरित्र पर कलंक मानी जाती है। जैसे कि शेरशाह सूरी का मैंने आपको बताया कि रायसेन विजय, और अकबर की चरित्र पर कलंक कौन सी विजय मानी जाती है? तो चित्तौड़ विजय मानी जाती है, कलंक मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात अभियान, जो कि अकबर 1572 में करता है। जो गुजरात का शासक रहता है मुजफ्फर शाह तृतीय, मुजफ्फर शाह तृतीय को अकबर पराजित करता है और गुजरात विजय के अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण की संज्ञा दी जाती है। तो अकबर के कौन से अभियान के लिए ऐतिहासिक द्रुतगामी की संज्ञा दी जाती है? गुजरात विजय के लिए दी जाती है, जो कि 1572 में उसने मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित करने के लिए किया था। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ अभियान, जो कि बहुत बार आया है परीक्षाओं में और आता रहेगा। कब किया था इसने मेवाड़ अभियान? तो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के विरुद्ध इसने, जो इसका मनसबदार था कौन? मानसिंह, मानसिंह गया था। और मानसिंह के लिए अंबर कलंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि एक हिंदू के विरुद्ध एक हिंदू ही लड़ रहा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ अभियान पर अकबर की साइड से कौन गया था? मानसिंह गया था। किसके विरुद्ध गया था? तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध गया था। कब गया था? तो विथ डेट याद रखोगे, 18 जून 1576 को गया था। इसमें परिणाम क्या रहता है? तो अकबर की विजय होती है। मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये इंपोर्टेंट है, याद रखोगे कि अकबर के शासनकाल के दौरान वह कौन सा राज्य था जिसने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ राज्य था, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे शौर्य धैर्य वीर पुरुष कहाँ ऐसे बिरले इतिहास में पैदा होते हैं। यानी कि तो एक अलग ही गाथाएं हैं, जो कि एक अपने लिए एक सम्मान या गौरव की बात है महाराणा प्रताप। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आप याद रखोगे, जो महाराणा प्रताप हैं इनके लिए गौरल्ला पद्धति का जनक कहा जाता है। तो गौरल्ला पद्धति का जनक किसके लिए कहा जाता है? महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है। इसके बाद काबुल विजय याद रखोगे, सिर्फ 1582 में की थी। कश्मीर विजय 1585 में की थी। कश्मीर विजय पर यह बीरबल को भेजता है। तो बीरबल, जिसको महेश दास के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना आप कि अकबर ने महेश दास या बीरबल को किस अभियान पर भेजा था? तो कश्मीर अभियान पर भेजा था।
कब भेजा था? तो 1585 में भेजा था। इसके बाद कांधार विजय जो कि इसने 1595 में की थी। 1596 में जो कंधार के गवर्नर थे कौन? शाह हुसैन मिर्जा। शाह हुसैन मिर्जा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं अकबर के दक्षिण अभियानों की। तो दक्षिण विजय अभियान में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला दक्षिण का पहला राज्य कौन था? तो खानदेश था। खानदेश को आज वर्तमान में बुरहानपुर के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे मुगल काल में बुरहानपुर के लिए खानदेश के नाम से जाना जाता था, जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी कब? 1591 में। इसके बाद अहमदनगर विजय जो कि अकबर ने 1600 ईस्वी में की थी। जो अहमदनगर की तत्कालीन शासिका थी वह कौन थी? तो चांद बीबी थी। तो अकबर ने चांद बीबी को कब पराजित किया था? 1600 ईस्वी में किया था। कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की शासिका थी। इसके बाद असीर अभियान जो कि महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह अकबर का अंतिम अभियान था। आ से असीर और आ से अंतिम। तो अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? असीर अभियान था, जो उसने कब किया था? तो 1621 ईस्वी में किया था। इसके बाद अब बात करते हैं अकबर की राजपूत नीति जो कि उसके साम्राज्य के लिए अति कुशल सिद्ध हुई, क्योंकि ये जानता था कि अगर राजपूतों से बना के रहेंगे तो साम्राज्य ज़्यादा लंबा और विस्तार कर पाएंगे। तो अकबर की राजपूत नीति किस प्रकार की थी? साम्राज्यवादी आवश्यकताओं से प्रेरित थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर की राजपूत नीति थी वह किस प्रकार की थी? तो साम्राज्यवादी आवश्यकताओं से प्रेरित थी। अकबर की अधीनता स्वीकार कर उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजवंश कौन सा था? तो जो जयपुर का कछवाहा राजवंश था, जो वहाँ के शासक थे कौन? राजा भारमल। राजा भारमल का कछवाहा वंश जो कि जयपुर में स्थापित था, यह पहला राजवंश था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब ऐसे राज्य जो बिना संघर्ष के उनसे अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की, वैसे आमेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये ऐसे राजपूत राज्य थे जिसने अकबर से बिना लड़े ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अब ऐसे राज्य जिन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया और फिर बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो ऐसे बूंदी, कोटा और रणथंभौर थे। इसके बाद मैंने आपको जैसा बताया कि मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो ये भी आप याद रखोगे। ठीक है। अब बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु शासक था। क्यों था? जो इसके गुरु थे अब्दुल लतीफ और जो इसकी माँ थी कौन? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम और इसके गुरु के कारण ही यह बहुत ही उदार शासक था। और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था राजपूत राजकुमारियों का प्रभाव। राजपूत राजकुमारियों के प्रभाव, अब्दुल लतीफ तथा उनकी माँ हमीदा बानो प्रभाव के कारण यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत उदार और सहिष्णु शासक था। अब इसकी बात करते हैं कि सहिष्णु होने के पीछे कौन कौन से कार्य हैं। तो कार्य भी दर्शाते हैं। इसने दास प्रथा की समाप्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, जिसे 1679 में औरंगजेब पुनः चालू करेगा। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला जो कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट है, यह जजिया कर को भारत से हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और जबरनदास बनाए जाने पर प्रतिबंध 1565 में। तो ये एक के बाद एक कार्य इंपोर्टेंट है, याद रखोगे कि दास प्रथा की समाप्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में और जबरनदास बनाए जाने पर प्रतिबंध 1565 में किया गया था। अकबर द्वारा विभिन्न धर्मों से कुछ तत्व ग्रहण किए गए थे, जैसे कि जैन धर्म से इसने अहिंसा और मांस भक्षण का परित्याग कर दिया था। पारसी धर्म से इसने अग्नि पूजा और सूर्य पूजा को शामिल किया था और हिंदू धर्म से इसने तुलादान और झरोका दर्शन को शामिल किया था। तो ये भी आप याद रखोगे कि इसने कौन से धर्म से कौन सी चीज ग्रहण की थी। तो जैन धर्म से अहिंसा और मांस भक्षण, पारसी धर्म से अग्नि पूजा और सूर्य पूजा और हिंदू धर्म से तुलादान और झरोका दर्शन। अकबर को धार्मिक परामर्श देने वाले विद्वान कौन कौन थे? तो जिनमें बात करते हैं जैन विद्वानों में जिनमेजय सूरी, जिसे अकबर ने युग प्रधान की उपाधि धारण दी थी। तो अकबर ने युग प्रधान की उपाधि किसे दी थी? जिनमेजय सूरी के लिए दी थी। और जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसके लिए प्रदान की थी? तो हरिविजय सूरी के लिए की थी। इसके बाद पारसी विद्वान, तो जो नौसारी के दस्तूर थे कौन? मेहरजी राणा, ये भी अकबर के लिए राय सलाह या परामर्श देते थे। और ईसाई विद्वानों में फादर एक्वाविका और फादर एंथनी मोन्सेरात, ये भी अकबर के लिए धार्मिक परामर्श देते थे ईसाई धर्म से संबंधित।
अब इसने इबादत खाने की स्थापना कब की थी, तो ये भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में 1575 में की गई थी। यहाँ धार्मिक विचार विमर्श तथा धार्मिक सभाएं होती थी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अकबर के द्वारा शासनकाल के दौरान धार्मिक विचार विमर्श तथा धार्मिक सभाएं कहाँ पर आयोजित होती थी, तो इबादत खाने में आयोजित होती थी। और यह कब स्थापित किया गया था, तो 1575 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया था, जो कि यहाँ पर ये 1578 है। 1578 में अकबर जो इबादत खाने का द्वार है यह सभी धर्मों के लिए खोल देता है, तो ये भी आप याद रखोगे। और अकबर के द्वारा जो स्वयं के नाम का खुतबा है वह कब से पढ़ाना शुरू किया था, तो अकबर के स्वयं के नाम का खुतबा जून 1579 से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद मजहरनामा, तो मजहरनामा कब से, 2 सितंबर 1579 से। और जो मजहरनामा का प्रारूप है वह किसने तैयार किया था, तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अकबर से संबंधित कि अकबर के शासनकाल में मजहरनामा कब से शुरू हुआ था, तो 2 सितंबर 1579 में हुआ था। और मजहरनामा का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। इसके द्वारा मुस्लिम कानूनों का अंतिम निर्णायक बन गया था। तो किसके द्वारा अकबर मुस्लिम कानूनों का अंतिम निर्णायक बन गया था, मजहरनामा के द्वारा। मजहरनामा का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। इसके बाद दीन इलाही जो कि इसने 1582 में चलाया था, यह एक सामाजिक भ्रातृत्वपूर्ण संप्रदाय था जिसका उद्देश्य सभी धर्मों में मानने वालों में निकटता लाना था। तो सभी धर्मों को एक साथ में मिलाने का प्रयत्न किसने किया था, दीन इलाही ने किया था। कब, 1582 में। इसका अन्य नाम की बात की जाए तो इसका अन्य नाम क्या था, तौहीद इलाही। इसका जो प्रमुख पुरोहित था वह कौन था, अबुल फजल था। तो ये भी आप याद रखोगे कि दीन इलाही या तौहीद इलाही का प्रमुख पुरोहित कौन था, अबुल फजल था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे, कुल कितने अनुयायी थे, तो टोटल थे 22 सदस्यों ने दीन इलाही अपनाया था। और एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही ग्रहण किया था तो वह बीरबल था, जो इसके नवरत्नों में एक था, जिसका मूल नाम क्या था, महेशदास। अकबर का मूल नाम क्या था, महेशदास था। अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद इसके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी मनसबदारी प्रणाली, जो कि राज्याभिषेक के 19वें वर्ष स्टार्ट की गई थी। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1556 में हुआ था। कब स्टार्ट की थी मनसबदारी प्रणाली, तो 1575 में की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान शासनकाल के किस वर्ष में मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी, तो 19वें वर्ष शुरू की गई थी। मनसब का जो बात की जाए तो अर्थ क्या होता है, मनसब मतलब कि पद। और मनसब एक फारसी शब्द था जिसका अर्थ ही क्या होता है, पद होता है। ठीक है। अकबर की जो मनसबदारी प्रणाली थी वह किस प्रकार की थी, तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। जो दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने अपनाई थी, तो मंगोलों ने अपनाई थी। तो अकबर की मनसबदारी प्रणाली मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यह वह प्रणाली थी जिसमें अमीर वर्ग, सेना एवं सिविल अधिकारियों का एकीकरण किया गया था। तो वह कौन सी प्रणाली थी जिसमें अमीर वर्ग, सेना एवं सिविल अधिकारियों का एकीकरण किया गया था, वह मनसबदारी प्रणाली थी जिसकी 2 श्रेणियां थीं, जात रैंक और सवार रैंक। जात रैंक क्या होती थी, तो इसमें अधिकारियों के बीच उसका स्थान और वेतन निर्धारित होता था। ठीक है। तो अधिकारियों का बीच का स्थान और उनका वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता था, तो मनसबदारी प्रणाली की पहली श्रेणी जात रैंक के द्वारा। और सवार रैंक के अंतर्गत क्या स्पष्ट होता था कि किस पद के लिए कितनी सेना दी जाएगी। इसके अंतर्गत सेना निर्धारित होती थी कि किसके लिए कितनी सेना दी जाएगी, वह किस में आती थी, तो सवार रैंक के अंतर्गत आती थी। इसमें इसका पुत्र होता है जहांगीर, जो कि दुअस्पा और सुअस्पा जोड़ देता है, जिसको अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके निर्माण कार्य में बात करें तो निर्माण कार्य अति महत्वपूर्ण है। अकबर के काल में निर्मित पहली इमारत तो हुमायूं का मकबरा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगर इसके निर्माण कार्य में 2 चरण आते हैं। प्रथम चरण में इसने आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला बनवाया था। तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनाया था। आइला, याद रखो ये ट्रिक है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला किसने बनवाया था, आइला अकबर, अकबर ने बनवाया था। द्वितीय चरण जो कि गुजरात विजय के बाद होती है, तो 1572 में
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्माण कार्य आरंभ किया था और इसकी प्रसिद्ध इमारतें थीं। तो प्रसिद्ध इमारतों में कौन कौन थीं? पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये कहाँ पर थे? ये फतेहपुर सीकरी में थे। पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में है या फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये सभी कहाँ पर हैं? फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिसकी ऊंचाई 176 फीट है। तो बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी हाइट 176 फीट है। और अकबर ने इसका निर्माण कब करवाया था? तो गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। तो अकबर के द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में किसका निर्माण करवाया गया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। मैंने आपको बताया कि मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित करने के बाद इसने ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था और अकबर की गुजरात विजय को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण की संज्ञा दी जाती है, ये याद रखोगे। अकबर के निर्माण कार्यों में कौन सा पत्थर प्रयुक्त हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर प्रयुक्त हुआ है। अब बात करते हैं चित्रकला की कि अकबर ने कौन सी चित्रकला को संरक्षण दिया था? तो इसने भित्ति चित्रकला को संरक्षण दिया था, जो दीवारों पर उकेरी जाती थी। अकबर के काल में जो मीर सैयद अली हैं और ख्वाजा अब्दुल समद यानी कि निर्देशन में जो चित्रकला का कार्य है वह शुरू हुआ था और जो इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे वह कौन थे? दसवंत और बसावन थे। तो ये भी आप याद रखोगे कि अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? दसवंत और बसावन। और निर्देशनकर्ता कौन थे? तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद थे। इसके बाद अकबर के संरक्षण प्राप्त विद्वान, जिनके लिए नवरत्नों के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार में 9 विद्वान थे जो उपस्थित रहते थे, जिनके लिए नवरत्न के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के निम्नलिखित नवरत्नों में से कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। इसके बाद डिटेल में जाएं तो पहले बात करते हैं तानसेन के ऊपर, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था, जिनका जन्म स्थान मेरठ ग्वालियर है और जिनका मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ये तीनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि तानसेन का मूल नाम तो रामतनु पांडे, जन्म स्थान तो मेरठ जो कि कहाँ पर है? ग्वालियर में है, और मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। गुरु की बात की जाए तो इनके 2 गुरु थे, जो कि स्वामी हरिदास, तो जिनसे इन्होंने संगीत की शिक्षा पाई थी, और मोहम्मद गौस, जिन्होंने तानसेन के लिए मुस्लिम धर्म की दीक्षा दी थी। तो तानसेन ने संगीत की शिक्षा किनसे पाई थी? स्वामी हरिदास से पाई थी। और मुस्लिम धर्म में तानसेन को किसने दीक्षित किया था? तो मोहम्मद गौस ने किया था। अब बात करें कि जब इनका जन्म मेरठ ग्वालियर में हुआ था, यह एक हिंदू परिवार से थे, तो यह अकबर के दरबार में कैसे पहुंचे? तो अकबर ने इन्हें जो रीवा के शासक थे, कौन? रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था। तो तानसेन को अकबर ने कहाँ से प्राप्त किया था? रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था। इसके बाद बात करते हैं तानसेन के बाद जो इनका प्रसिद्ध राग था, पूछा जाता है, सभी के लिए पता होगा कि राग दीपक की इन्होंने रचना की थी। तानसेन के बाद बात करें बीरबल, इनका मूल नाम क्या था? तो महेशदास था। और ये किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो ब्रह्मदास उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो ब्रह्मदास उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो बीरबल, जिनका मूल नाम क्या था? महेशदास था, ये लिखते थे। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीन इलाही या तौहीद इलाही ग्रहण करने वाला एकमात्र हिंदू, जो कि 1582 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है, अबुल फजल जिसका प्रमुख पुरोहित था। और जो बीरबल हैं, इनकी मृत्यु कैसे होती है? तो अफगान कबीले के विद्रोह का दमन करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो अकबर के नवरत्न में से कौन सा ऐसा नवरत्न था जिसकी मृत्यु अफगान कबीले के विद्रोह का दमन करते हुए हुई थी? तो वह महेशदास थे, जिनको बीरबल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद टोडरमल, जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान आला के पद पर नियुक्त थे। तो अकबर के शासनकाल के दौरान कौन सा नवरत्न था जो कि दीवान आला के पद पर नियुक्त था? तो वह टोडरमल थे। और टोडरमल का कार्य क्या था या दीवान आला का? तो संपूर्ण राजस्व की देखभाल करना। तो मुगल काल में संपूर्ण राजस्व की देखभाल कौन करता था? दीवान आला करता था। और उस पर नियुक्त कौन थे? तो टोडरमल थे। इनके द्वारा एक नई प्रणाली की शुरुआत की गई थी, आईन दयसाला। कब स्टार्ट की गई थी? तो 1580 में की गई थी। तो आईन दयसाला का प्रारंभ किसने किया था? अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1580 में किया गया था। इसमें क्या होता था? तो इसमें
जरीब से भूमि की नाप की जाती थी। जरीब, दीवाने दहसाला में जरीब से भूमि की माप की जाती थी और इसके आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था, जो कि पूलज सर्वाधिक उपजाऊ होती थी, उसके बाद पड़ौती थोड़ी बाद 1-2 साल करके उसमें खेती होती थी, चाचर जो 3-4 साल बाद होती थी, और बंजर जो कि अनुपजाऊ थी। तो टोडर मान लें भूमि को कितने भागों में डिवाइड किया था, 4 भागों में, पूलज, पड़ौती, चाचर और बंजर, जिसमें पूलज सर्वाधिक उपजाऊ हुआ करती थी और बंजर जो कि अनुपजाऊ हुआ करती थी। टोडरमल के बाद बात करते हैं अबुल फजल, जो कि अकबर का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था और इतिहासकार भी था, जिसकी एक प्रसिद्ध रचना है अकबरनामा। किसने लिखी है अकबरनामा? तो अबुल फजल ने लिखी है। ये आप याद रखोगे। अकबर का घनिष्ठ मित्र कौन था? तो अबुल फजल था। जो इसका लड़का रहता है अकबर का, कौन? जहांगीर। जहांगीर अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कब करवा देता है? तो 1602 में करवा देता है। तो अकबर के परम मित्र या इतिहासकार जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी, उसकी हत्या किसने करवाई थी? अकबर के पुत्र जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाई थी। कब करवाई थी? तो 1602 में करवाई थी। इसके बाद फैजी, जो कि अबुल फजल का भाई था, जिसने जो गणित की पुस्तक है लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। तो लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। फैजी कौन था? तो अबुल फजल का भाई था और ये अकबर के नवरत्नों में से भी एक था। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, जिनके लिए रहीम के नाम से जाना जाता है ना, रहीम दास की दोहे तो बहुत सुनी होंगी। ये भी किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। नवरत्न में से एक थे। जो अकबर का संरक्षक था, कौन? बैरम खां। ये बैरम खां का पुत्र था। तो आप याद रखोगे कि बैरम खां का पुत्र कौन था? रहीम थे। ये कि प्रतिष्ठित कवि थे जिन्होंने तुजो की बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है, इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो तुजो के बाबरी या बाबरनामा, जो कि बाबर की आत्मकथा है, उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। इसके बाद राजा मानसिंह, जो कि मेवाड़ अभियान में महाराणा प्रताप के विरुद्ध गए थे, मुल्ला दो प्याजा और फकीर एजाजुद्दीन, ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद अन्य विद्वानों की बात की जाए तो अन्य विद्वानों में शेख मुबारक, ये नवरत्नों में नहीं थे। नवरत्नों की तो मैंने आपको ऊपर बात बता दी जितने नवरत्न थे। शेख मुबारक, तो यह अबुल फजल तथा फैजी का पिता था। अबुल फजल वही है जो कि अकबर का घनिष्ठ मित्र है, जिसने अकबरनामा का फारसी में अकबरनामा की रचना की है और जिसको अकबर के पुत्र जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1602 में मरवा दिया है। और फैजी अबुल फजल का भाई है, जो कि लीलावती का फारसी में अनुवाद करता है। ठीक है। और इन दोनों के पिता कौन है? तो शेख मुबारक हैं। और शेख मुबारक वही हैं जो कि मजहरनामा का प्रारूप तैयार करते हैं 1579 में, और इसके द्वारा अकबर मुस्लिम कानूनों का अंतिम निर्णायक बन गया है। इसके बाद तुलसीदास, ये भी अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे या तुलसीदास के समकालीन कौन सा शासक था? तो अकबर था। अकबर के समकालीन थे, परंतु यह अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं थे। ये भी पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अन्य तथ्य, अब अकबर से संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो 1580 में अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था। तो अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? 12 प्रांतों में विभाजित किया था। कब किया था? तो 1580 में किया था। और अंत तक जो अकबर का शासनकाल का अंतिम दौर था, उस टाइम पे प्रांतों की संख्या कितनी पहुंच गई थी? तो 15 पहुंच गई थी। वहीं बात कर लेते हैं अब, जहांगीर के समय में प्रांतों की संख्या 17 थी और औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या 21 थी। लेकिन मध्य प्रदेश व्यापम ने, जो कि अब पीईबी हो गया है, उसने क्वेश्चन पूछा था तो उसने राइट आंसर 20 माना था। तो ये आप अपने विवेक के अनुसार देख सकते हैं। इसके बाद जो अकबर का मकबरा है वह कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अब बात करें अकबर का मकबरा, तो यह सिकंदरा आगरा में है। कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में है। अकबर पूर्णतः निरक्षर था, मतलब बिल्कुल पढ़ा नहीं लिखा था, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, और वह कुशल नगाड़ा वादक था। तो अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। अकबर ने हिंदी गायन किससे सीखा था? तो मियाँ लाल बलवंत से सीखा था। और अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के जारी किए थे। याद रखोगे कि राम सीता प्रकार के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? तो अकबर ने जारी किए थे। उसने सती प्रथा को हतोपदेश किया था, इसका विरोध किया था। और अकबर ने स्त्रियों के लिए शादी की उम्र 14 वर्ष और पुरुषों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की थी। अब अकबर के बाद में इसका नेक्स्ट पुत्र बनेगा कौन?
जहांगीर शासक बनेगा। तो जहांगीर पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहांगीर शासनकाल याद रखोगे, जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? 1605 से लेकर 1627 तक। जो इसका जन्म है वह कब हुआ था? तो 1569 में फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म होता है। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1627 में राजौरी जम्मू कश्मीर में इसकी मृत्यु होती है। जहांगीर की माँ का नाम क्या था? तो मरियम उजमानी था, जो कि एक राजपूत राजकुमारी थी। और इसके मूल नाम की बात करें तो मूल नाम क्या था? सलीम था। तो सलीम के नाम से ही जाना जाता था जहांगीर, जो कि शेख सलीम चिश्ती इसके गुरु थे। और इन्हीं के आशीर्वाद से यह पैदा हुआ था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो जो सलीम है वह किसके आशीर्वाद से पैदा हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। जहांगीर के गुरु कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे, जिनको रहीम के नाम से जाना जाता है। युवराज के रूप में सलीम का विद्रोह, मतलब इसने विद्रोह कब किया था? तो इसने 1599 में, जब यह युवराज था, विद्रोह करता है। और उस टाइम पे अकबर असीरगढ़ अभियान पर था। जहांगीर ने 1602 में, जो अकबर के परम मित्र थे और इतिहासकार जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी, अबुल फजल, इनकी हत्या वीर सिंह बंदीला के द्वारा करवा दी थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ से बात करते हैं राज्यरोहण। तो जहांगीर का राज्यरोहण कब होता है? 1605 में होता है। अकबर की मृत्यु के बाद यह आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। और जैसे यह राज्याभिषेक करवाता है वैसे ही यह 12 फरमान जारी करता है, जिनके लिए दस्तूर उल उमरा के नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सा शासक है जिसने शासक बनते ही 12 फरमान जारी किए? तो वह कौन है? जहांगीर है। उन 12 फरमानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दस्तूर उल उमरा के नाम से जाना जाता है। जहांगीर की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो बहुत सालों से चली आ रही मेवाड़ प्रतिद्वंद्विता थी, वह इसने समाप्त कर दी थी। कैसे? तो संधि के द्वारा। 1615 में जहांगीर मेवाड़ के राजा रहते हैं, कौन? अमर सिंह, उनसे यह संधि करता है और जो वर्षों पुरानी मुगल मेवाड़ प्रतिद्वंद्विता थी उसको समाप्त करता है। इसके बाद बात करें इसके विजय अभियानों की, तो अहमदनगर विजय इसने कब की थी? तो अहमदनगर विजय 1617 में इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, जो कि इसका पुत्र करता है कौन? शहजादा खुर्रम। अकबर का पुत्र है, जहांगीर का लड़का है खुर्रम। खुर्रम अहमदनगर विजय 1617 में करता है और इसी विजय की स्मृति में जहांगीर खुर्रम के लिए शाहजहां की उपाधि देता है। तो याद रखोगे कि शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम था। मैं आप खुर्रम था। तो इसको शाहजहां किसने कहा था? जहांगीर ने। क्यों कहा था? इसने अहमदनगर विजय के दौरान कहा था। उसी के उपलक्ष्य में इसको यह उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1617 में दी गई थी। अब इसके शासनकाल के दौरान कुछ प्रमुख विद्रोह हुए थे, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जहांगीरकालीन प्रमुख विद्रोह, जिसमें बात करते हैं शहजादा खुसरो का विद्रोह। तो शहजादा खुसरो का विद्रोह करता है 1606 में करता है। ठीक है। जहांगीर ने से बंदी बना लिया था और 1622 में शाहजहां ने उसकी हत्या कर दी थी। तो शहजादा खुसरो की हत्या किसने की थी? शाहजहां ने की थी, जिसके लिए खुर्रम कहा जाता था। ठीक है। और इसने कब विद्रोह किया था शहजादा खुसरो ने? तो 1606 में किया था। शहजादा खुसरो को संरक्षण देने के आरोप में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। तो अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। इनके लिए मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। कब दिया था? तो 1606 में दिया था। और क्यों दिया था? तो जो शहजादा खुसरो था, जो कि जहांगीर का पुत्र था, उसको इन्होंने संरक्षण दिया था और इसी के आरोप में इनके लिए मृत्युदंड दिया गया था। इसके बाद शाहजहां मतलब कि खुर्रम खुद विद्रोह करता है। कब? 1623 में। लेकिन जहांगीर इसे 1625 में माफ कर देता है और बंधक के तौर पर इसके 2 पुत्र रहते हैं, कौन? दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब को यह अपने दरबार में रख लेता है। इसके बाद महावत खां का विद्रोह कब होता है? तो 1626 में होता है। याद रखोगे महावत खां का विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान हुआ था। और कब हुआ था? तो 1626 में होता है। महावत खां जहांगीर तथा नूरजहां को लगभग 100 दिनों तक कैद करके रखता है। लेकिन फिर जो जहांगीर की पत्नी रहती है नूरजहां, यह बहुत ही चालाक होती है और इसकी चतुराई से यह वहां से भाग निकलती है। अब अन्य तथ्यों की बात करें
जहांगीर से। तो इसके काल में प्रथम बार तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी, और जिसे किसने प्रारंभ किया था, तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था। तो भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके शासनकाल के दौरान प्रारंभ की गई थी, तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान प्रारंभ की गई थी। जहांगीर ने मनसबदारी प्रणाली जो कि अकबर ने 1580 में चलाई थी, उसमें इसने सीएसपा और दूसपा जोड़ दिए थे। तो सीएसपा और दूसपा किसने मनसबदारी प्रणाली 1575 में, 1575 में, 80 नहीं है, ठीक है। जहांगीर न्याय का प्रेमी शासक था, उसने अपने दरबार में न्याय की जंजीर लगवाई। तो न्याय की जंजीर के लिए कौन सा शासक जाना जाता है, तो जहांगीर जाना जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तो जो कि जहांगीरी लिखी थी, तो जहांगीर की आत्मकथा किसने लिखी थी, स्वयं ने लिखी थी। अब बात करें इसके काल में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, तो कैप्टन हॉकिंस, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, 1608 में आया था। और सर थॉमस रू, जो कि 1615 में आया था। जो 1608 में आया था तो यह 1613 में गया था, और जो 1615 में आया था सर थॉमस रू, तो यह 1618 में गया था। इससे पहले मैं आपको मुगल साम्राज्य पर एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, और उत्तरकालीन मुगल सम्राट का वीडियो इससे और पहले डाल चुका हूँ। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। अब बात करते हैं जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जहांगीर के लिए। और जहांगीर के राज्य के दौरान, शासनकाल के दौरान नूरजहां ही छाए रही, इसका ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब नूरजहां के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि नूरजहां कौन थी, इसके पिता का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, भाई कौन था। तो पहले बात करते हैं मूल नाम की। तो नूरजहां का मूल नाम क्या था, मेहरून निसा बेगम। मेहरून निसा बेगम के नाम से कौन जानी जाती थी, तो नूरजहां जानी जाती थी। पिता कौन था, तो इसके पिता का नाम गियास बेग या एतमातुद्दौला। इसका माँ कौन थी, तो माँ असमत बेगम थी, जिसके लिए गुलाब के इत्र की आविष्कारक मानी जाती है। और भाई, भाई कौन था, आसफ खां था। तो याद रखोगे कि नूरजहां का मूल नाम मेहरून निसा बेगम, पिता का नाम गियास बेग, माँ का नाम असमत बेगम, और भाई आसफ खां था। नूरजहां का विवाह पहले किससे होता है, तो नूरजहां का विवाह एक अफगान शासक से होता है, ठीक है, जिससे उसकी एक पुत्री भी रहती है, कौन, लाडली बेगम। लेकिन जैसे ही जहांगीर नूरजहां के लिए देखता है, तो उस पर ये मोहित हो जाता है। तो जो शेर अफगान रहता है, शेर अफगान को जहांगीर अपने कांटे अपने रास्ते से हटाता है, तभी तो ये नूरजहां से विवाह कर पाएगा। तो शेर अफगान को जहांगीर मरवा देता है। कब मरवा देता है, तो 1607 में मरवा देता है। और उसके बाद जैसे ही शेर अफगान अपने रास्ते से गए, वैसे ही नूरजहां जहांगीर के रास्ते में आ जाती है। कब, 1611 में। तो नूरजहां और जहांगीर विवाह कब होता है, 1611 में होता है। और एक याद रखोगे कि जहांगीर का पुत्र कौन है, खुर्रम, जिसके लिए उपाधि दी गई है शाहजहां की। वह अपने पिता के जस्ट एक साल बाद 1612 में मुमताज से शादी करता है। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, यही मुमताज है भाई, आने वाली है, ठीक है। तो पिता और पुत्र की शादी में सिर्फ एक साल का डिफरेंस है, देख रहे हो आप। नूरजहां का नाम जहांगीर के साथ राजकीय आदेशों तथा मुद्राओं पर दिखाई देता है, जो कि जहांगीर पर प्रभाव को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी जहांगीर के लिए नूरजहां। जैसे उसका पुत्र था सैम शाहजहां, जो कि मुमताज़ के प्रेम में आशिक था, ताजमहल बनवा दिए। तो जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है इसके प्रभाव का, कि 1622 में कांधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूरजहां का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहांगीर के शासनकाल में कब देखा जाता है, तो कांधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना 1622 में इसके प्रभाव को दर्शाता है। नूरजहां की माँ का नाम असमत बेगम था, जो गुलाब के इत्र की आविष्कारक मानी जाती थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाब के इत्र की आविष्कारक कौन थी, तो नूरजहां की माँ थी कौन, असमत बेगम। नूरजहां गुट या जुंटा, जो कि इतिहास में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है नूरजहां गुट या जुंटा में कौन शामिल था या कौन शामिल नहीं था। तो अपन शामिल व्यक्तियों को देख लेते हैं, तो ये आपको आसानी हो जाएगी। नूरजहां का पिता गियास बेग या यातमातुद्दौला, नूरजहां स्वयं, इसका भाई आसफ खां, और खुर्रम, जो कि जहांगीर का पुत्र है, जिसको 1617 में अहमदनगर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां की उपाधि दे दी गई है। ये नूरजहां गुट या जुंटा में शामिल थे। बात करें कि जहांगीर का मकबरा, तो शहादरा लाहौर में है, और निर्माण किसने करवाया था, तो इसकी पत्नी ने करवाया था, नूरजहां ने। निर्माण कार्यों की बात करें तो जहांगीर के द्वारा
जहांगीर ने लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया था। यह अपने पिता के एकदम विपरीत गया था, अपोजिट गया था। अकबर ने लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था, तो उसका पुत्र जहांगीर ने संगमरमर का प्रयोग किया था। जहांगीर के काल में निर्मित पहली इमारत, तो अकबर का मकबरा। सब अपने पिता का ही मकबरा बनवाते थे, जैसे कि अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा बनवाया था, हुमायूं ने अपने पिता बाबर का मकबरा बनवाया था। थोड़ी एनर्जी दोस्त लॉस हो चुकी है, तो संयम बनाए रखें, बाकी मैं ये आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। इसके बाद बात करते हैं कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक और मकबरा निर्मित हुआ था, जो कि एतमादुद्दौला या ग्यास बेग का मकबरा था, जो कि नूरजहां के पिता थे। कहाँ पर था? तो आगरा में था। और किसने बनवाया था? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। जो श्वेत संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत है, तो श्वेत संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत कौन सी है? एतमादुद्दौला या ग्यास बेग का मकबरा है। जो किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। और कहाँ पर बनवाया था? तो आगरा में बनवाया था। इसमें पहली बार पेट्रा ड्यूरा या पच्चीकारी का प्रयोग किया गया था। तो भारत में पहली बार पेट्रा ड्यूरा या पच्चीकारी का प्रयोग कब किया गया था? एतमादुद्दौला या ग्यास बेग की मकबरे में, जो कि आगरा में है, नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण करवाया था। तो शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? श्रीनगर में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं इसकी चित्रकला की। तो अकबर ने भित्ति चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था, तो इसने व्यक्तिगत चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। और जो जहांगीर का काल है, यह मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। तो ये भी आप याद रखोगे। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग तो शाहजहां को माना जाता है, और चित्रकला का तो जहांगीर। और जहांगीर ने किस प्रकार की चित्रकला को संरक्षण दिया था? तो व्यक्ति चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। अब बात करते हैं इसके प्रसिद्ध चित्रकारों की। तो जिसमें आता है पहला नाम बिशनदास, जिसे ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए इसने ईरान भेजा था। तो ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए ईरान किसे भेजा गया था? बिशनदास के लिए भेजा गया था। और ये बिशनदास कौन थे? तो प्रमुख चित्रकार थे। किसके दरबार में थे? तो जहांगीर के दरबार में थे। इसके बाद मंसूर, जो कि पशु चित्रण में सर्वश्रेष्ठ था, जिसके लिए जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। नादिर उल अस्र। तो नादिर उल अस्र की उपाधि जहांगीर ने किसके लिए दी थी? मंसूर के लिए दी थी। और मंसूर कौन था? तो पशु चित्रण में सर्वश्रेष्ठ था। और अबुल हसन, अबुल हसन जिसके लिए जहांगीर ने नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी। नादिर उज्जमा, उज्जमा। तो नादिर उज्जमा की उपाधि किसके लिए दी गई थी? अबुल हसन के लिए दी गई थी। और क्यों दी गई थी? क्योंकि इसने जहांगीर के सत्तारूढ़ होने के राज्याभिषेक का चित्र बनवाया था। तो जहांगीर के सत्तारूढ़ होने या राज्याभिषेक का चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। और जिसके लिए जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी। तो दोस्त ये थे आपके जहांगीर। जहांगीर के बाद में अब इसका पुत्र है जो खुर्रम, जिसके लिए इसने अहमदनगर विजय 1617 के दौरान शाहजहां की उपाधि दे दी है। तो अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो शाहजहां शासनकाल याद रखोगे, महत्वपूर्ण रहता है। 1627 से लेकर 1658 तक यह शासन करेगा, जिसका जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। और मृत्यु की बात की जाए तो 1666 में आगरे के किले में हुई थी। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा 8 साल का। ये 8 साल ये क्या करता रहा, तो अभी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसका मकबरा है वह ताजमहल है। मूल नाम इसका खुर्रम था, जो कि इसको अहमदनगर विजय 1617 में जहांगीर के द्वारा शाहजहां नाम दिया गया था। और जो इसकी माँ है, माँ कौन थी? जगत गोसाई थी, जो कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। अब बात करते हैं शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुए प्रमुख विद्रोहों पर। तो पहले विद्रोह में खाने जहां लोधी का विद्रोह, जो कि शाहजहां के काल का प्रथम विद्रोह था, 1628 में होता है। तो खाने जहां लोधी का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1628 में हुआ था। बुंदेलखंड के जुझार सिंह का विद्रोह 1629 में होता है। और जो कांधार 1622 में जहांगीर के हाथों से निकल गया था नूरजहां की प्रभाव के कारण, वह एक बार पुनः जो वहाँ का गवर्नर रहता है अली मर्दान खां, वह अपना पक्ष बदलता है
और एक बार फिर से वह मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। तो मुगलों की अधीनता शाह जो गवर्नर था कहाँ का, कांधार का, कौन, अली मर्दीन खां, वह किसके शासनकाल के दौरान पुनः अधीनता स्वीकार की थी? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान अधीनता स्वीकार की थी। और कब की थी? तो 1638 में की थी। अब बात करते हैं इसके शासनकाल के दौरान इसने प्रमुख नीतियां अपनाई थी शाहजहां ने, जिसमें मध्य एशियाई नीति या बल्ख अभियान, तो ये असफल रही थी, इम्पोर्टेंट नहीं है। कांधार नीति, यह भी असफल रही थी, क्योंकि जो कांधार है अभी अली मर्दान खान ने 1638 में जो पक्ष बदल के मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, लेकिन 1649 में इसी के शासनकाल के दौरान कांधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा, फिर उसके हाथ में कभी नहीं आएगा। इसके बाद दक्षिण नीति सफल रही थी, क्योंकि जो दक्षिण का सूबेदार था वह औरंगजेब था, और यह बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक है, जिसने बीजापुर और गोलकोंडा को संधि करने के लिए बाध्य किया था। तो बीजापुर और गोलकोंडा के लिए संधि करने के लिए बाध्य किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। इसने 1633 में अहमदनगर विलय मुगल साम्राज्य में कर दिया था। तो अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य से किसने किया था? 1633 में औरंगजेब ने किया था। और किसके शासनकाल के दौरान किया था? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान किया था। ये थे शाहजहां, जैसे शाहजहां थे सेम इनका जैसे जहांगीर, वैसे ये इनका लड़का शाहजहां, दोनों बराबर थे। नूरजहां में पागल थे तो ये मुमताज में पागल थे। तो हम मुमताज, जैसे वहां पर नूरजहां में बात की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं किस पर? मुमताज पर। तो मुमताज इनके मूल नाम पर बात करते हैं। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो वहां पे याद रखोगे आप, ठीक है। और इनका मेहरुन्निसा बेगम था नूरजहां का मूल नाम, और इनका मूल नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। पिता उसका गियास बेग या यातमातुदौला था, और नूरजहां का भाई था कौन? आसफ खां। तो ये आसफ खां की पुत्री थी, ये आप याद रखोगे। मतलब नूरजहां की ये कौन हुई? भतीजी, ठीक है। मुमताज शाहजहां विवाह 1612 में हुआ था, और जहांगीर और नूरजहां का विवाह 1611 में। देखो कितना पारिवारिक माहौल है। मुमताज की मृत्यु 1631 में होती है, और कहाँ पर होती है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में होती है। ये स्थल पूछा गया है, महत्वपूर्ण है कि मुमताज की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। कब हुई थी? तो 1631 में हुई थी, 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। शाहजहां के जो शहजादे थे, इन्होंने अपने पुत्रों को क्षेत्र प्रदान किए हुए थे, जिनमें दारा सिकोई को इन्होंने आगरा से पंजाब तक का गवर्नर बनाया था, मुराद बख्श के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था, शाह शुजा के लिए बंगाल का सूबेदार बनाया था, और औरंगजेब के लिए दक्षिण का सूबेदार बनाया था। अब ये इनके चारों लड़के हैं। जैसे ही शाहजहां की बीमारी की खबर मिलेगी, तो ये चारों लड़के राजा बनने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे, और उत्तराधिकारी का युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं आगे कौन से? उत्तराधिकार का युद्ध। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ 4-5 आपको युद्ध देखने के लिए मिलेंगे, जो कि परीक्षा में आते रहते हैं। तो उत्तराधिकारी का युद्ध, तो उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किसने किया है? पहले तो ये आप याद रखोगे, बर्नियर, जो कि फ्रांस से आए हुए थे, शाहजहां के शासनकाल में आया था, विदेशी यात्री था। इसने उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किया है। कारण क्या था उत्तराधिकार का युद्ध हुआ? तो शाहजहां की बीमारी की झूठी खबर इन चारों लड़कों के लिए मिलती है, और चारों आपस में राजा बनने के लिए दौड़ के चले जाते हैं। जहां सर्वप्रथम उत्तराधिकारी का युद्ध बहादुरपुर का युद्ध देखने को मिलता है। बहादुरपुर का युद्ध जो कब होता है? तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन होता है 1658 को, जिसमें सुलेमान सिमकोई के नेतृत्व में शाही सेना रहती है, और उसके विरुद्ध में कौन? शाह शुजा आता है। लेकिन इसमें शाह शुजा की हार हो जाती है, तो एक पुत्र तो अब रास्ते से निकल गया। अब दूसरी बात करते हैं बहादुरपुर का युद्ध, या उज्जैन का युद्ध, या जिसके लिए धर्मट का युद्ध भी बोलते हैं। ये कब होता है? तो 15 अप्रैल 1658 को होता है, जिसमें जसवंत सिंह के नेतृत्व में शाही सेना आती है, और उसके विरुद्ध में कौन आता है? औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना आती है। रास्ते में औरंगजेब और मुराद बख्श आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो ये फिर वहीं पर मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेते हैं कि भाई ऐसा काम करते हैं कि आपस में मिल जाते हैं, और जैसे ही अपन जीत जाएंगे तो आधा आधा राज्य कर लेंगे। लेकिन औरंगजेब के मन में कुछ और रहता है, तो ये फिर इनको भी रास्ते से हटा देता है। तो धर्मट का युद्ध कब होता है ये आपको याद रखना है। 15 अप्रैल 1658 को होता है। किस किस के बीच में होता है?
तो औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना, जो कि शाही सेना जसवंत सिंह के नेतृत्व में थी, इन दोनों के बीच में होता है। और परिणाम क्या रहता है, तो इसमें औरंगजेब की विजय होती है। ठीक है, वे तो डेट याद रखोगे, बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 को। इसके बाद अब एक पुत्र और बचा है दारा शिकोह, जिसके लिए औरंगजेब पराजित करेगा सामूगढ़ का युद्ध, जो कि आगरा में हुआ था 29 मई 1658 को। औरंगजेब दारा शिकोह को पराजित करता है। ठीक है, इसमें दारा शिकोह की हार का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि यह जैसे ही हाथी से उतर जाता है तो सेना में हलचल उथल पुथल मच जाती है और सेना हतोत्साह हो जाती है, अपना साहस खो बैठती है और फिर दारा शिकोह वहां से भाग निकलता है। दारा शिकोह वहां से जैसे ही भाग जाता है तो फिर औरंगजेब अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है और आगरा में 8 जून 1658 को अपना राज्याभिषेक कर लेता है। अप्रैल 1659 को जैसे ही दारा शिकोह भाग गया था सामूगढ़ के युद्ध में, तो फिर एक साल बाद जस्ट देवराय की लड़ाई होती है, जिसमें औरंगजेब का जो परम शत्रु था, बन चुका था, उसका भाई दारा शिकोह की ये हत्या करता है और फिर पूर्ण रूप से शासक बन जाता है। तो देवराय की लड़ाई कब होती है, 1659 में होती है। किस किस के बीच में होती है, तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होती है, जिसमें परिणाम क्या रहता है, तो औरंगजेब की विजय होती है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और 1658 से लेके 1666 तक आगरे की किले की जो शाहबुर्ज में थी उसको कैद करके रख देता है। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि जो शाहजहां का शासनकाल है वह 1627 से लेके 1658 तक है और मृत्यु कब हो रही है, 1666 में। तो इसका मूल कारण था कि जो इसका पुत्र था औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे की किले की शाहबुर्ज कैद में कैद करके रखा था, जहां पर जो शाहजहां के अंतिम दिन थे वहां पर उसकी पुत्री थी कौन, जहां आरा बेगम ने उसकी बहुत सेवा की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान उसके अंतिम दिनों में शाहजहां की सेवा किसने की थी, तो जहां आरा बेगम ने की थी। वह कौन थी, पुत्री थी। ये अभी कौन चल रहा है, शाहजहां ही चल रहा है। इसके बाद बात करेंगे इसके पुत्र पर, औरंगजेब पर। अन्य तथ्यों में बात करें तो अन्य तथ्यों में शाहजहां ने 1632 में हुगली विजय की थी। तो शाहजहां के द्वारा हुगली विजय कब की गई थी, 1632 में की गई थी। बात करें अगर कि इसके स्थापत्य कला की, तो शाहजहां कालीन स्थापत्य में बात की जाए तो जो शाहजहां का काल है वह राजस्व के हिसाब से स्वर्णकाल माना जाता है। तो मुगल काल का स्वर्णकाल स्थापत्य कला में किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके निर्माण कार्य कौन कौन से थे। तो निर्माण कार्य में अगर बात की जाए तो आगरा की मोती मस्जिद, शाहजहानाबाद नगर की स्थापना, दिल्ली की जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला, ये किसने बनवाए थे, तो शाहजहां ने बनवाए थे। कौन कौन, आगरा की मोती मस्जिद, शाहजहानाबाद नगर की स्थापना, दिल्ली की जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला। और जो दिल्ली का लाल किला है इसमें पानी की आपूर्ति किस नहर से की जाती थी, तो नहर वसीयत थी। नहर वसीयत के द्वारा दिल्ली के लाल किले में पानी की आपूर्ति की जाती थी। और दिल्ली के किले में किसने दीवान खास बनवाया था, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जो कि एक फिरदौसी की नज़म है, एक इतिहासकार हुए फिरदौसी। उन्होंने कहा है कि यदि कहीं पृथ्वी पर स्वर्ग है, पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये 3 बार कहा है उन्होंने। और किसके बारे में कहा है, तो दिल्ली के लाल किले में दीवान खास था जिसके लिए किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, उसके बारे में कहा है, फिरदौसी की नज़म है। तो इसमें यहाँ पे याद रखना, आशा दीदी ट्रिक याद रखना, आ से आगरा की मोती मस्जिद, सा से शाहजहानाबाद नगर की स्थापना, दी से दिल्ली की जामा मस्जिद और दी से दिल्ली का लाल किला। बात करते हैं ताजमहल पर, जो कि इसके शासनकाल के दौरान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुमताज की स्मृति में बनवाया था इसने। और कब से कब तक, तो 22 साल में बन के तैयार हुआ था। 1631 में काम लगा था, 1653 में बन के तैयार हुआ था। हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है, जिसके लिए संगमरमर कहाँ से मंगवाया गया था, तो मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था। जिसके वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार थे। और इसका मुख्य शिल्पी कौन था, तो उस्ताद ईसा खान इसका मुख्य शिल्पी था। तो याद रखोगे ताजमहल 1631 से 1653 हुमायूं के मकबरे से प्रेरित,
राजस्थान मकराना से संगमरमर मंगवाया गया था। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे और मुख्य शिल्पी कौन था, तो उस्ताद ईसा खां था। इसके बाद अब बात करते हैं, इसका पुत्र बनेगा औरंगजेब, नेक्स्ट शासक, जो कि मुगल काल में अंतिमी शासक समझना। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और उत्तरकालीन मुगल सम्राट शुरू हो जाते हैं। वैसे तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, जो कि मैं आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब ये औरंगजेब और बचे हैं, तो इन पर चर्चा कर लेते हैं। औरंगजेब जिसका जन्म 1618 में दूहद उज्जैन में हुआ था, जिसका शासनकाल 1658 से लेके 1707 तक चलता है। शासनकाल इम्पोर्टेंट रहेगा। इसकी मृत्यु खुलदाबाद महाराष्ट्र में 1707 में होती है और वहीं पर इसका मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। खुलदाबाद में मृत्यु होती है, खुलदाबाद महाराष्ट्र में है, और मकबरा कहाँ पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। उत्तराधिकार का युद्ध जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बर्नियन ने उसका वर्णन किया था। अभी शाहजहां में पढ़ रहे थे, तो दारा शिकोह अपने भाइयों को पराजित करके शासक बनता है। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, पहली बार आगरा में और दूसरी बार दिल्ली में। तो वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, औरंगजेब था, पहली बार आगरे में और दूसरी बार दिल्ली में। उपाधियों की बात की जाए तो उपाधियों में आलमगीर, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता और जिंदा पीर। तो आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से किस मुगल साम्राज्य को जाना जाता था, तो मुगल शासक औरंगजेब के लिए जिंदा पीर या विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था। वह कुशल वीणा वादक था। तो वीणा वादक, नगाड़ा वादक अकबर, ठीक है, और वीणा वादक कौन था, तो औरंगजेब था। वह एक कट्टर मुस्लिम शासक था। तो इतिहास में सबसे ज़्यादा कट्टर मुस्लिम शासकों में बात की जाए तो औरंगजेब का नाम आता है। क्यों आता है, क्योंकि वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। तो देख लेते हैं इसकी कट्टरता के उदाहरण कि कट्टरता को कौन कौन से कार्य प्रूव करते हैं। तो उसकी कट्टरता के उदाहरण हैं कि नवरोज त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध। तो नवरोज त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। सिक्कों पर कलमा अंकित करवाना बंद कर दिया। तुलादान और झरोकादार धन जो कि अकबर ने हिंदू धर्म से ग्रहण किए थे, उसको भी इसने बंद कर दिया था। तो सिक्कों पर कलमा अंकित बंद किसने करवाया था, औरंगजेब ने। तुलादान और झरोका दर्शन किसने बंद करवाया था, तो औरंगजेब ने। जन्म दिवस व राज तिलक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया था। देख रहे हो आप इसकी कट्टरता के उदाहरण। हिंदुओं के धार्मिक मेलों और त्योहारों पर रोक लगाई थी। सबसे बढ़कर जो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, उसको एक बार पुनः इसने 1679 में चालू कर दिया था, जिसको अब आगे चलकर उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला हमेशा हमेशा के लिए भारत से समाप्त करेगा। तो जजिया कर की पुनः किसने चालू किया था, तो औरंगजेब ने किया था। कब किया था, तो 1564 में अकबर ने प्रतिबंधित किया था और 1679 में इसने चालू किया था। इसके बाद धार्मिक सदाचार हेतु उसने एक अधिकारी मुहतसिब की नियुक्ति की थी। तो मुहतसिब की नियुक्ति किसने की थी, औरंगजेब ने की थी। क्यों की थी, तो धार्मिक सदाचार हेतु। 1669 में बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केसरराय मंदिर को तोड़वा दिया था। तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर था, बनारस में था, और केसरराय मंदिर कहाँ पर था, मथुरा में था। किसने तोड़वाया था, औरंगजेब ने। कब, 1669 में। उसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले 80 करों को समाप्त किया था। तो 80 करों को किसके विरुद्ध लिए जाते थे, शरीयत के विरुद्ध। किसने समाप्त किए थे, औरंगजेब ने समाप्त किए थे। समस्त मुगल सम्राटों में इसका साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था। तो सर्वाधिक साम्राज्य किसका विस्तृत था मुगल साम्राज्य में, औरंगजेब का था। इसने 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। इंपोर्टेंट है, बीजापुर को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 1686 में मिलाया था, और गोलकोंडा को 1687 में मिलाया था। उसकी दक्षिण नीति ही उसके पतन का कारण सिद्ध हुई। तो वह कौन सा मुगल शासक था जिसकी दक्षिण नीति ही उसके पतन का कारण सिद्ध हुई, औरंगजेब था। प्रमुख विद्रोहों की बात की जाए, इसके शासनकाल के दौरान कौन कौन से विद्रोह हुए थे, इसमें पहले बात करते हैं जाट विद्रोह। जाट विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राजा राम और चूनामन के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद बुंदेलखंड के
जो छत्रसाल थे इनका विद्रोह भी देखने को मिलता है, और मराठा विद्रोह में जो शिवाजी के पुत्र रहते हैं संभाजी, उनके सहयोगी रहते हैं कौन, कवि कैलाश। इन दोनों की हत्या करवा देता है कौन, औरंगजेब 1689 में, और फिर मराठा विद्रोह देखने को मिलता है। इसके बाद जो अकबर के शासनकाल में साम्राज्य को बढ़ाने में राजपूतों का महा अहम योगदान था। अब इसने औरंगजेब ने विद्रोह की भावना को जन्म दिया, और जिस कारण इसके साम्राज्य का एक पतन बिंदु सिद्ध हुई। तो राजपूत विद्रोह देखने को भी मिलता है, जो मारवाड़ राज्य में औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर न करते हुए विद्रोह हो गया था। जो मारवाड़ के शासक रहते हैं कौन, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का पुत्र रहता है अजीत सिंह। अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा नहीं बनाया जाता है, जिस पर यह विद्रोह हो जाता है। और जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह का संरक्षक नियुक्त किया जाता है दुर्गादास को। तो ये भी आप याद रखोगे कि अजीत सिंह का संरक्षक किसके लिए नियुक्त किया गया था, दुर्गादास को नियुक्त किया गया था। और अजीत सिंह कौन थे, तो मारवाड़ के राजा थे, जो कि जसवंत सिंह के पुत्र थे। दुर्गादास को दिए गए संबोधन, तो राजपूत स्वर्ण का सुंदरतम पुष्प, और राठौरों का यूलिसिस, मतलब कि अफलातून। तो राठौरों का पुलिसिस या अफलातून, राजपूत स्वर्ण का सुंदरतम पुष्प किसके लिए कहा गया है, दुर्गादास के लिए कहा गया है। औरंगजेब का काल मुगल चित्रकला लेखन कला के पतन का काल था। वह इतिहास लेखन को धर्म विरोधी मानता था। तो वह कौन सा शासक था इतिहास में, मुगल काल में स्पेशली, कि इतिहास लेखन को धर्म विरोधी मानता था, तो औरंगजेब था। औरंगजेब के संरक्षण में लिखी गई एकमात्र पुस्तक तो फतवाए आलमगीरी थी, महत्वपूर्ण है, जिसकी विषय वस्तु क्या थी, तो इस्लामिक कानून थी। उसने दरबारी संगीत पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। तो दरबारी प्रतिबंध पर किसने प्रतिबंध लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। उसने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को 1675 में मृत्युदंड दिया था। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। और कब दिया था, तो 1675 में दिया था। औरंगजेब की सेवा में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। ये भी महत्वपूर्ण है कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसके दरबार में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, तो औरंगजेब थे। अब बात करते हैं निर्माण कार्यों की। वैसे तो इसने ज़्यादा नहीं बनवाए, लेकिन यह भी अपने पिता की तरह अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहता था। तो इसने भी एक मकबरा बनवाया था अपनी पत्नी के लिए। ठीक है, पहली इसकी मोती मस्जिद आती है, जो कि दिल्ली के किले में है। इंपोर्टेंट पूछी जाती है कि दिल्ली के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। और लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण भी इसके द्वारा करवाया गया था। वहीं अपने पिता की तरह यह भी बीबी का मकबरा या रबिया और दुर्रानी का मकबरा बनवाया था, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था, जिसके लिए ताजमहल की बेहुदा नकल कहा जाता है। तो ताजमहल की बेहुदा नकल किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने बनवाई थी। कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किसके लिए, बीबी के लिए। बीबी का नाम क्या था, राबिया और दुर्रानी। तो दोस्तों, ये था आपका मुगल साम्राज्य, जो कि संपूर्ण कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने उत्तरकालीन मुगल सम्राट बता दिए थे, तो बताने की जरूरत नहीं है। आधुनिक भारत में और बहुत सारी वीडियो में डाल चुका हूँ। धीरे धीरे मैं आपको ऐसे ही हैंड राइटिंग में पूरा इतिहास कंप्लीट करवा दूंगा, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत हैंड राइटिंग नोट्स के नाम से। तो जाकर आप देख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्त। ऐसे ही मैं आपको वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।